नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर पांडे एक बार फिर मौर्य साम्राज्य के पार्ट थर्ड से लेकर आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आने वाले सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मौर्य साम्राज्य पर मेरा पहला और दूसरा पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साथ शेयर करें और कमेंट करें। आइए दोस्तों, मौर्य वंश में जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा है, शासक है, उसका नाम है चंद्रगुप्त। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बिना मौर्य साम्राज्य का कल्पना करना बेकार है। तो आइए देखते हैं किन परिस्थितियों में चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत का शासक बनता है, मौर्य साम्राज्य का स्थापना करता है। लेते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल रहा है वह 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक रहा हुआ है। दोस्तों, इसमें पहला बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ, जिसका अन्य नाम आप देखने को पाएंगे। इसका अन्य नाम है सेल्यूकोड्स एवं एंड्रोकोड्स। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को हम सेल्यूकोड्स और एंड्रोकोड्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकोड्स कहा था। जस्टिन एक विद्वान है जिन्होंने सेल्यूकोड्स कहा था और इसी सेल्यूकोड्स की पहचान विलियम जोन्स ने कहा कि जिसे आप सेल्यूकोड्स कह रहे हैं वही चंद्रगुप्त मौर्य है। अर्थात सेल्यूकोड्स जस्टिन ने कहा था और विलियम जोन्स ने उसकी पुष्टि की। अब थोड़ा सा हम लोग इसके वंश के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था, इसमें भी विद्वानों का बहुत ही मतभेद है। यहां देखेंगे दोस्तों, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। विशाल का मुद्रा राक्षस कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वृषभ जाति का था, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति का था। अब इसको मैंने क्यों लिखा है, थोड़ा सा इस पर हमने पहले और दूसरे पार्ट में चर्चा किया था कि महापद्म नंद का जो उत्तराधिकारी धर्मानंद होता है वह क्षत्रिय विनाशक या अपने वंश को, अपने साम्राज्य को क्षत्रिय विहीन करना चाहता है। तो जो चंद्रगुप्त के पिता थे वह मगध साम्राज्य के एक सामंत थे जो क्षत्रिय थे, है? और जो घानानंद था वह क्षत्रियों को मारना चाहता था। ऐसा श्रुतियों के अनुसार और श्रुतियों के अनुसार ऐसा पाया जाता है कि घानानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की हत्या कर दी थी। इस वजह से इसकी माता अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी वह चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के वहां से भाग गई और आकर के गोरखपुर के पास एक मोर पालने वाले के यहाँ शरण ली। ऐसा इसलिए उसने किया था क्योंकि उसको ऐसा विश्वास हुआ कि जब कभी भी घानानंद आएगा क्षत्रियों का विनाश करते हुए तो मुझे और मेरे पुत्र को नहीं मारेगा, क्योंकि उसके दिमाग में आएगा कि मैं शूद्र जाति हूं। तो इस प्रकार वो पढ़ने को मिलता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार जो मोर पालते थे वह शूद्र कहलाते थे, इसलिए हमने शूद्र आ गए। अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को घानानंद की हत्या कराने में चाणक्य नामक जो व्यक्ति थे और काफी मदद किए थे। अर्थात चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के न केवल गुरु थे बल्कि एक सलाहकार भी थे। दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम आप देखने को पड़ेंगे, जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य इत्यादि। क्वेश्चन परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है या विष्णुगुप्त किसका नाम होता है, आंसर हम लोग का होगा चाणक्य। आइए दोस्तों, मैंने कल चर्चा किया था थोड़ा सा चाणक्य के गुरु थे, यह इनके गुरु थे। मैंने कल चर्चा किया था दोस्तों गुरुओं के बारे में दूसरे पार्ट। मैंने आपको बताया था कि सिकंदर के जो गुरु थे वह अरस्तु थे और इधर आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। मैंने दूसरे वीडियो में चर्चा किया है दोस्तों कि जब सिकंदर तक्षशिला पहुंचता है तो इसी तक्षशिला में विश्वविद्यालय में चाणक्य नाम के एक महागुरु रहा करते थे। उनको चिंता हो जाती है कि हमें अपने देश को बचानी चाहिए।
और तत्काल क्या करते हैं, वह अपने सभी शिक्षकों का एक मीटिंग बैठाते हैं और मीटिंग में परामर्श होता है कि हमें, हमारा ड्यूटी है, हम सबका ड्यूटी होनी चाहिए राष्ट्रभक्ति के अनुसार कि हम सभी मिलकर के सिकंदर के आक्रमण से भारत को बचाएं। सब कोई कहता है कैसे बचाया जा सकता है। चाणक्य के दिमाग में एक बात आती है कि इस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो जनपद हुआ करता था वो आपका मगध था और उसी मगध में बैठे हुए थे आपका घनानंद। चाणक्य कहते हैं कि अगर घनानंद चाहे तो 16 राजाओं को एक में मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण कर सकता है और इस तरह से भारत को सिकंदर के आक्रमण से बचा सकता है। सभी शिक्षक कहते हैं तो आसान है, लेकिन ये करेगा कौन? यह बिल्ली के गले में घंटी बांधने के समान है, कौन करेगा यह काम? बड़ी मुश्किल है, क्योंकि घनानंद बहुत अत्याचारी था। किसमें इतनी साहस है? इस बात को चाणक्य एक्सेप्ट करते हैं और चाणक्य तक्षशिला से पटना के लिए रवाना होते हैं, मगध के लिए रवाना होते हैं और आकर के क्या देखते हैं कि जिस समय वो आते हैं देखते हैं कि उस समय घनानंद अपने विलासिता भरे जीवन में नृत्यांगनाओं के बीच घिरा हुआ है और डांस इत्यादि देख रहा है। चाणक्य को बहुत चिंता होती है, उसे गेट पर रोक दिया जाता है। बहुत समझाने बुझाने के बाद सैनिकों ने उन्हें घनानंद के दरबार में समक्ष प्रस्तुत किया। जब प्रस्तुत किया तो घनानंद ने पूछा, अरे सर, आप यहाँ कैसे आ गए? आपका काम तो पढ़ाना है। चाणक्य बोले कि देखिए, इस समय बहुत विषम परिस्थितियां भारत में आ गई है, बहुत कठिनाई का समय आ गया है, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। घनानंद पूछे, क्या बात है, किस तरह की कठिनाइयां सामने है? बोले कि सिकंदर का आक्रमण भारत में हो चुका है, मैं चाहता हूं, मेरा सुझाव है कि आप एक अखंड भारत का निर्माण करते हुए सिकंदर का आक्रमण से भारत को बचाएं। घनानंद कहता है कि सिकंदर कहाँ है अभी? तो चाणक्य कहते हैं कि अभी वो तक्षशिला के आसपास है। बोले हम कहाँ हैं? मगध में। तो बहुत दूर है हम उससे, अभी आएगा, अभी तक्षशिला में है, पंजाब आएगा, दिल्ली आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, ऐसे ऐसे आएगा मेरे पास। कितने राजाओं को मार के तब ना आएगा हमारे पास, हम सेफ हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है। बातचीत में बात इतनी बढ़ जाती है कि घनानंद को गुस्सा आ जाता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इस गुरु को धक्के मारकर बाहर निकाला जाए, उसका अपमान किया जाता है। वैसे विश्वगुरु का अपमान किया जाता है जिन्होंने इतिहास में बहुत सारे कार्य किए थे। यह बात चाणक्य को बुरा लग गया और चाणक्य अपने शिखा को खोलते हुए उसी दरबार में कसम खाते हैं कि जाइए घनानंद, आपने हमारा अपमान किया जबकि मैंने आपके हित में बात किया है, तो मैं कसम खाता हूं कि जिस तरह से आपके साम्राज्य को मैंने खड़ा किया है उसी तरह से आपके साम्राज्य को मिटा दूंगा। और मन में ठानता है कि मैं जाकर सिकंदर से ही मिल जाऊंगा और वहां से चलता है और सीधे सिकंदर से मिलने की इच्छा लेकर वो आगे बढ़ते हैं। जब बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें एक लड़का दिखाई देता है। यह थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों लोग, रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है, 12-13 वर्ष का लड़का दिखाई देता है और वह एक खेल खेल रहा होता है दोस्तों, और उस खेल का नाम है राजकीलम। उस खेल में वह क्या करता है लड़का कि वह लड़का 11 साल का है, लेकिन अपने से बड़े बड़े अवस्था वाले लोगों पर ऑर्डर करता है, आदेश देता है। अर्थात उस खेल में वह लड़का राजा बना था और उससे बड़े बड़े एज वाले लड़के उसके मंत्री सिपाही बने हुए थे। इसको देख करके चाणक्य समझते हैं कि यह लड़का साधारण नहीं हो सकता है, क्योंकि इस एज में इतना बड़ा काम कर रहा है वो। अचानक क्या होता है, उस खेल पर भेड़ियों का आक्रमण होता है, उस झुंड पर भेड़ियों का आक्रमण होता है। सारे जो उनके दोस्त थे, साथी थे, जो उनसे बड़े थे, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से बड़े थे, वो सभी भाग गए। लेकिन चंद्रगुप्त को खेल खेल में ही राजा का भाव आ जाता है और समझता है कि मुझे अपनी प्रजा का सेवा करना मेरी ड्यूटी है, और भेड़ियों से अकेले ही भिड़ जाता है। खून से लथपथ भेड़ियों ने इस पर आक्रमण किया। खून से लथपथ जब हो जाता है तो वो साथी जाकर जब गांव वाले को खबर करते हैं तो गांव वाले आते हैं और मार करके भेड़ियों से चंद्रगुप्त को बचाते हैं। अब चाणक्य कन्फर्म हो गए
कि यह बच्चा शूद्र जाति का या किसी अन्य जाति का नहीं हो सकता है, निश्चित ही क्षत्रिय है और इसमें अनन्य प्रतिभाएं भरी हुई है। यही लड़का मेरे लिए एक हथियार के रूप में होगा जो घनानंद की हत्या करेगा। उसको लेकर के जाते हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि एक शिकारी के यहाँ रहती थी, मोर पालने के वहाँ शरण ली थी, मोर पालन से बेची भी थी चंद्र को। तो उस शिकारी से चाणक्य उस बालक को जिसका नाम चंद्र था उसे 1000 करशापर देकर खरीदते हैं और उसे लाकर तक्षशिला विश्वविद्यालय में सभी प्रकार की कलाओं में निपुण करते हुए उसे घनानंद के खिलाफ एक तलवार के रूप में प्रयोग करते हैं और उसे इतना कुशल बनाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में घनानंद की हत्या करते हुए अपने माता के नाम पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देता है। चलिए दोस्तों, हम आएंगे 322 में वो गद्दी पर बैठ जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य केवल उतना से संतुष्ट नहीं रहा, वो अपने साम्राज्य का विस्तार पूरा भारत में करना चाहता है। इस प्रकार वह 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध करता है। यह सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर जो थे सिकंदर का थल सेनापति हुआ करता था, जिसे सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया था तो कुछ जीते हुए प्रदेश को सेल्यूकस निकेटर को सौंप के चला गया हुआ। तो 305 में वह उसके साथ युद्ध करता है जिसमें वह विजयी रहता है। अगला पॉइंट दोस्तों है सेल्यूकस निकेटर ने जब उसे सेल्यूकस निकेटर को वो हराता है और हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर के साथ वो कुछ संधियां करता है और इस संधि में सेल्यूकस निकेटर न केवल उसे 4 प्रांत देते हैं, कौन कौन से प्रांत? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, बल्कि अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा देते हैं। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई तथा विवाह का जो संबंध है इसका वर्णन एपियानस नामक इतिहासकार करते हैं। एक और इतिहासकार कहते हैं कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था तो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दान दिए। अगला है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, दार्शनिक था, जिसका नाम था मेगास्थनी। तो चंद्रगुप्त के डिमांड पर सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनी नामक राजदूत को 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यह भी बहुत काम करेंगे दोस्तों। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अगला पॉइंट है दोस्तों, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 7 वर्षों तक रहा था। ध्यान देना दोस्तों, 100 वर्ष रहा था मेगास्थनी का, 7 वर्ष। आया कब था? 305 में। गया कब? 298 बीसी में। 7 वर्षों तक रहा तथा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। अगला पॉइंट है मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शान शौकत का भी वर्णन किया था इंडिका में। अब किस प्रकार का शान शौकत है अभी बता रहे हैं। और तथा पाटलिपुत्र को वो पाली प्रोथा कह के पुकारा हुआ था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मेगास्थनी ने पटना को क्या कहकर पुकारा था? तो आंसर होगा दोस्तों पाली प्रोथा। अब ये शान शौकत का वर्णन क्या है दोस्तों? तो मेगास्थनी इंडिका में लिखता है कि जब कभी भी राज्य में कोई उत्सव होता था तो चंद्रगुप्त एक सोने की पालकी में बैठ के जाया करता था। उसके आसपास क्या होते थे? उसके आसपास अंगरक्षक हुआ करते थे, जिसमें अधिकांश महिलाएं होती थी, पुरुष होती थी, जो सभी कलाओं में, युद्ध कलाओं में निपुण हुआ करते थे। तो इस प्रकार के शान शौकत का वर्णन मेगास्थनी करता है। मेगास्थनी के इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था दोस्तों वो लकड़ी का था। अगला पॉइंट दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से, एक व्यक्ति है भद्रबाहु जो जैन गुरु हुआ करते थे, उससे दीक्षा लेकर वो बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को स्वीकार किए थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, हम लोग का जीवन के अंतिम 12वें वर्ष में, जीवन के अंतिम समय में या अंतिम 12वें वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में या राज्य कह सकते हैं अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया, वो भी 1 साल 2 साल नहीं, 12 वर्ष लगातार अकाल पड़ा हुआ था। तो उसको निवारण के लिए बहुत सारा चंद्रगुप्त मौर्य कार्य किया, लेकिन अंत में जब नहीं सुधार में आया तो उसने अपने महामंत्रियों का मीटिंग बुलाया और मीटिंग बुलाने के बाद निर्णय निकाला गया भद्रबाहु के द्वारा कि इसके लिए आपको कर्नाटक जाकर के गौतमेश्वर बाहुबली का मस्तक अभिलेख करना पड़ेगा। बाहुबली के बारे में मैंने जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म में पढ़ाया हुआ है, जाकर देख लीजिए उसको। तो भद्रबाहु के कहने पर अकाल निवारण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए और कर्नाटक में जाकर के
कर्नाटक में जाके अंतिम अवस्था अर्थात संलेखन विधि से ये अपने शरीर को त्यागे थे। दोस्तों देखना यह है कि कर्नाटक का अन्य नाम भी पूछता है, कर्नाटक का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो कर्नाटक का अन्य नाम दोस्तों मैसूर है। तो इस प्रकार दोस्तों ये चंद्रगुप्त से संबंधित बहुत सारे टॉपिक है। दोस्तों इसमें एक चीज और देख लेना है, एक और क्वेश्चन पूछते रहता है जिसको मैंने इंडिकेट किया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट रखेंगे अपने पास जिससे आपको काफी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर दोस्तों एक टॉपिक मैंने संभवतः ध्यान नहीं दिया है, तो ये टॉपिक है मेगास्मिथ ने भारतीय समाज को कुल 7 श्रेणियों में बांटा हुआ था दोस्तों। अब ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं? जैसे दार्शनिक था, किसान था, कारीगर था, सैनिक था, अहिर था इत्यादि था। इस प्रकार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम लोग बोलेंगे बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी होता है। तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।